Hello, my dear students. I am Abhishek Patnaik, lecturer in chemistry. Welcome to my YouTube channel, KM World Academy. Today we are take up to discuss an interesting chapter. This is called coordination chemistry. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से हर साल आईआईटी जेईई हो या फिर नीट का एग्जाम हो या फिर सीएचएससी सेकेंड ईयर बोर्ड के एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस जो चैप्टर है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के साथ साथ अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे जरूर, लेकिन इससे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि हम एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होने के साथ साथ हम एक साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं। दैट मीन्स हमें ये बात ज़रूर हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, क्योंकि हम एक साइंस के स्टूडेंट्स हैं। जब भी हम एक चैप्टर शुरू करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि व्हाई वी स्टडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड व्हाट वी स्टडी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे और हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को क्यों पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत ही आधी सक्सेस का निशानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, कि व्हाई वी स्टडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। व्हाई वी स्टडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी डिफाइन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी डिफाइन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाई वी स्टडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को क्यों पढ़ेंगे? देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1 कि इसे हम एज ए मेडिसिन के तौर में भी यूज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम डायरेक्टली एज ए मेडिसिन के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए, मेडिसिन के रूप में हम कैसे यूज करते हैं, इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है जिसका नाम है सिस्प्लाटिन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जिसका नाम है सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन का फॉर्मूला क्या है? सिस्प्लाटिन का फॉर्मूला ये है कि सिस प्लैटिनम NH3 2 टाइम्स, क्लोरीन 2 टाइम्स। ये है सिस्प्लाटिन का फॉर्मूला। हम सिस्प्लाटिन को डायरेक्टली हम इसे एज ए एंटी कैंसर ड्रग के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा एंटी कैंसर ड्रग है। एंटी कैंसर ड्रग, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, क्योंकि कोई भी कैंसर की बीमारी हो उसे ठीक करने के लिए हम सिस्प्लाटिन को यूज करते हैं। इसलिए हम सिस्प्लाटिन को एंटी कैंसर ड्रग कहते हैं। ये जो सिस्प्लाटिन है ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम डायरेक्टली कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसे एंटी कैंसर ड्रग कहते हैं। तो ये था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला एप्लीकेशन, कैसे हम कैंसर को ट्रीटमेंट कर पाते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? हम इसे डायरेक्टली कैटलिस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम डायरेक्टली कैटलिस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। देखिए, कैटलिस्ट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? हमें पता है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है A to B, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है A to B, कोई किसी भी कारण से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स एक केमिकल रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, A to B केमिकल रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स इस केस में हम कैटलिस्ट की जरूरत है। जब हम A to B केमिकल रिएक्शन हो नहीं पा रहा था, जब हम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज करेंगे तब जाके ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा, तो
तब जाके ये रिएक्शन A to B पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट के तौर में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट के तौर में भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को केमिकल रिएक्शन में कैसे कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, इससे हम डिटेल में जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे, आपके सिलेबस में है डी ब्लॉक एलिमेंट जब स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डायरेक्टली एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे दो एप्लीकेशन मैंने बता दिया ऑलरेडी। और तीसरा एप्लीकेशन क्या है? तीसरा एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम रिएजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन क्या है? तीसरा एप्लीकेशन ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम डायरेक्टली रिएजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो रिएजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसे हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप सबको पता होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है रिएजेंट केमिस्ट्री के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो A to B और यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के इस केमिकल रिएक्शन को A to B तक हम पहुँच सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को हम यहाँ पे लेके A to B तक हम पहुँच सकते हैं। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एज ए रिएजेंट के हिसाब से भी हम काम में ले सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे रिएजेंट के हिसाब से हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इससे भी हम जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम यूज करते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा एप्लीकेशन, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम रिएजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका चौथा एप्लीकेशन क्या है? चौथा एप्लीकेशन है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कलर इंडस्ट्री या फिर डाई इंडस्ट्री, जहाँ पे कलर का फॉर्मेशन होता है और डाई का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे कलर का फॉर्मेशन होता है और डाई का फॉर्मेशन होता है, तो कलर इंडस्ट्री और डाई इंडस्ट्री में हम इसे लार्ज क्वांटिटी में प्रिपेयर करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कलर इंडस्ट्री और डाई इंडस्ट्री में लार्ज क्वांटिटी में प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इससे हम डायरेक्टली कलर के रूप में भी, जैसे कि आपके घर में दीवार में पेंटिंग किया जाता है तो कलर के रूप में भी हम इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कलर इंडस्ट्री और डाई इंडस्ट्री में लार्ज क्वांटिटी में बना के हम एज ए कलर के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने के पीछे लॉजिक। हम क्यों पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एज ए मेडिसिन के हिसाब से भी हम यूज कर सकते हैं, एज ए कैटलिस्ट के हिसाब से भी हम यूज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एज ए रिएजेंट के हिसाब से भी हम यूज कर सकते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हम इसे कलर और डाई इंडस्ट्री में हम लार्ज क्वांटिटी में प्रिपेयर करके हम इसे कलर की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है आई होप आप सबको व्हाई वी स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके पीछे क्या लॉजिक है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं व्हाट वी स्टडी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं व्हाट वी स्टडी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहेगा। हमारा सिलेबस क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, हमारा सिलेबस क्या रहेगा। देखिए दूसरा सवाल क्या था, व्हाट, हम क्या क्या पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, व्हाट वी स्टडी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दैट मीन्स यहाँ पे मैं सिलेबस का डिस्कस करूँगा। आपका जो CSCC सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसी को मैं डिस्कस करूँगा, जो सिलेबस है। देखिए आपका CSCC सेकेंड ईयर में जितने भी सिलेबस है उस सिलेबस को मैं 3 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। ये है पार्ट 1, 3 भाग में डिवाइड करके हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो पार्ट 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे
डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सेकेंड में हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे एडिशन कंपाउंड। सेकेंड में हम डिस्कस करेंगे एडिशन कंपाउंड, और थर्ड में हम डिस्कस करेंगे एडिशन कंपाउंड के साथ यहाँ पे टाइप्स लगा लेना, एडिशन कंपाउंड एंड टाइप्स। थर्ड में हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम। पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिगैंड, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिगैंड के बाद हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ लिगैंड, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड। डेंसिटी ऑफ लिगैंड के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, और आएगा आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसे हम शॉर्ट में EAN रूल कहते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसे हम शॉर्ट में EAN रूल कहते हैं। लास्ट में आएगा IUPAC नोमेनक्लेचर, लास्ट में आएगा IUPAC नोमेनक्लेचर। ये था हमारा पार्ट 1 का सिलेबस। हम पार्ट 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही कवर करेंगे। यहाँ पे हम डेफिनेशन बताएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, उसके बाद एडिशन कंपाउंड एंड इट्स टाइप्स, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, लिगैंड, डेंसिटी ऑफ लिगैंड, टाइप्स ऑफ लिगैंड पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे, EAN रूल पढ़ेंगे, और IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। यहाँ पे भी हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जैसे हम फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे IUPAC नोमेनक्लेचर, यहाँ पे भी हम कवर करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। दूसरी पार्ट में आता है हमारा सिलेबस बॉन्डिंग थ्योरीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बॉन्डिंग थ्योरीज क्या क्या होगा। बॉन्डिंग थ्योरी, हम पहला बॉन्डिंग थ्योरी था वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, शॉर्ट में C थ्योरी लिख रहा हूं मैं। वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ये पहला थ्योरी था वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। दूसरा थ्योरी है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ये था हमारा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तीसरा में हमारा आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, ये है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बॉन्डिंग थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। 3 बॉन्डिंग थ्योरी है आपका, वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हम चलते हैं तीसरी सिलेबस में, तीसरी भाग में, जिससे हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखिए, आइसोमेरिज्म को हम यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म को हम यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके बाद हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसके बाद हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहले हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसके बाद हम पढ़ेंगे
लिगैंड आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इस हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के बाद हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम इस टाइप का आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ठीक उसी तरह स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम दो भाग में पढ़ेंगे। तो पहला था हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम यहाँ पे पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम यहाँ पे पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा भाग है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपके पास पूरा सिलेबस रेडी हो गया। हम इस CHSE सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ेंगे, ये पूरे सिलेबस रेडी हो गया आपके पास। देखिए, हम जितने भी सिलेबस है CHSE सेकेंड ईयर में हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। पहली पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसके बाद एडिशन, कंपाउंड एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी में ये सारा, जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, आयनाइजेशन स्फीयर हो गया, लिगैंड हो गया, डेंसिटी ऑफ लिगैंड हो गया, टाइप्स ऑफ लिगैंड हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम CN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, IUPAC नोमेनक्लेचर। और दूसरा जो है सिलेबस हमारा बॉन्डिंग थ्योरीज। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ बॉन्डिंग थ्योरीज है, हम उसी बॉन्डिंग थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे इसी में। देखिए, वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तीसरी जो है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो ये था हमारा होल सिलेबस CHSE सेकेंड ईयर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं CHSE सेकेंड ईयर में। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम व्हाट वी स्टडी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हेडिंग लगाना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये पार्ट 1 का पहला जो हम सिलेबस में लिखे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अभी वही चलेगा पार्ट 1। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हम डेफिनेशन देखेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किससे कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किससे कहते हैं, इसे समझने पहले हम कुछ एलिमेंट देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। जैसे कि कार्बन, एटॉमिक नंबर क्या है 6 है। ठीक उसी तरह और एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 7 है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे इसी तरह से आएगा 1s2 2s2 2p2। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। देखिए, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में, जो बाहर में जो सेल है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक इसी तरह नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक उसी तरह ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन को ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसका जो वैलेंसी है 4 है। ठीक इसी तरह नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का भी वैलेंसी 3 हो जाएगा। कार्बन का वैलेंसी 4 है, इसलिए कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन को हम टेट्रा कोवैलेंसी कहते हैं। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, जैसे कि CH4। जब कार्बन का वैलेंसी 4 है, इसलिए ये CH4 का फॉर्मेशन करता है। इस CH4 जब बना लेते हैं तो कार्बन की ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाता है। कार्बन की
ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाता है। देखिए इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पे कार्बन की सराउंडिंग जो है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दैट मीन्स कार्बन ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। और जो नाइट्रोजन है यहाँ पे इसका जो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन था, ऑक्टेट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका वैलेंसी। वैलेंसी 3 है, इसलिए नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है NH3। और जब 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी सेटिस्फाई हो जाता है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो और एक हम एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं Fe, और एक एलिमेंट हम लेते हैं Fe। Fe क्या है, ये एक बी ब्लॉक एलिमेंट है। Fe एक बी ब्लॉक का एलिमेंट है, पर कार्बन और नाइट्रोजन जो हम एलिमेंट लिए थे ये एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये जो Fe है, आयरन है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये जो आयरन है इसका वैलेंसी 2 है, एक 2 है एक 3 है। ये 2 तरीके की वैलेंसी शो कर पाता है, एक 2 है और एक 3 है। तो कार्बन आयरन जब 2 वैलेंसी शो करता है, ये Fe+2 में एग्जिस्ट करता है, 3 वैलेंसी में आयरन Fe+3 में एग्जिस्ट करता है। Fe+2 में जो हमें कंपाउंड मिलता है FeCl2, इसका एग्जाम्पल है Fe+3 में FeCl2। ये जो FeCl2 है, इसे हम फेरस क्लोराइड कहते हैं, और ये जो FeCl3 है इसे हम फेरिक क्लोराइड कहते हैं। क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फेरिक क्लोराइड ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 चार्ज है, लोअर चार्ज है, इसलिए हम इसे फेरस क्लोराइड कहते हैं। दैट मीन्स आयरन का अभी वैलेंसी 2 था, नहीं तो 3 होगा। 2 वैलेंसी में 2 ही बॉन्ड बना रहा है, और 3 वैलेंसी में 3 ही बॉन्ड बना रहा है, FeCl2 FeCl3। अगर वैलेंसी के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट वैलेंसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स वो सारे कंपाउंड को हम नॉर्मल कंपाउंड कहेंगे। यहाँ पे जितने भी हम डिस्कस कर लिए, CH4 हो, NH3 हो, FeCl2 हो या फिर FeCl3 हो, ये सारे कंपाउंड को हम नॉर्मल कंपाउंड की तरह, ये सारे कंपाउंड जो है नॉर्मल कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। ये सारे कंपाउंड नॉर्मल कंपाउंड की तरह इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है, कार्बन हो या नाइट्रोजन हो या आयरन हो, उनके वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही आप बॉन्ड बना रहे हैं। वैलेंसी 2 है तो 2 ही बॉन्ड बना रहे हैं, वैलेंसी 3 है तो 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं। और एक अभी एग्जांपल देख लेते हैं, K4 FeCN6, K4 FeCN6, ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आयरन जो है +2 स्टेट में है, आयरन जो है +2 स्टेट में है, और आयरन +2 स्टेट में है, दैट मीन्स इसका वैलेंसी 2 हो गया। वैलेंसी 2 हो गया मतलब ये कितने बॉन्ड बनाना चाहिए था, 2 बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये कितने बॉन्ड बना रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है। CN यहाँ पे 6 CN था, 6 CN था, देखिए यहाँ पे आयरन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, दैट मीन्स हमें पता लग गया कि आयरन का वैलेंसी यहाँ पे 2 है, लेकिन वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे ये जो आयरन है 2 ही बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आयरन कितने बॉन्ड बना रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है। तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट अपने वैलेंसी के हिसाब से ज़्यादा बॉन्ड बना लेते हैं, उसे हम नॉर्मल कंपाउंड में नहीं रखते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, इसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए ये जो कंपाउंड है यहाँ पे आयरन का वैलेंसी 2 ही था, लेकिन ये जो आयरन है अभी कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। दैट मीन्स इसे हम नॉर्मल कंपाउंड नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं।
तो यही है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं या फिर इसका नेचर स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, जिस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं, उसी चैप्टर को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। बात समझ में आ गया आपका? हमने क्या बोला, ये है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं या फिर इसका नेचर स्टडी करते हैं, इसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, तो कहाँ पे स्टडी करेंगे? हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की चैप्टर में ही स्टडी करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या है डेफिनेशन? इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होगा? इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक हिस्सा है और ये केमिस्ट्री का एक भाग है जहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऊपर स्टडी करते हैं। ये एक केमिस्ट्री का हिस्सा है जहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर स्टडी करते हैं और प्रॉपर्टी के ऊपर और कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर स्टडी करते हैं। इसी को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। It is a branch of chemistry in which we study about coordination compound or complex compound is called coordination chemistry। सिर्फ इतना सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखना है। ये जो हमने समझाए थे ये आप साइड में लिख लेना। सिर्फ समझाने के लिए हमने ये सब लिखे थे बोर्ड पे, लेकिन डेफिनेशन ही हमें लिखना है। It is a branch of chemistry in which we study about the coordination compound or complex compound is called coordination chemistry। तो आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसे कहते हैं। उसके बाद हम एडिशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।